हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, जिसे हम कहें न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने रोल ऑफ ब्लड देखा था, रक्त का परिवहन तंत्र में क्या भूमिका है और हृदय की क्या भूमिका है, ये हम लोगों ने लास्ट की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपके रेस्पिरेशन को, आपके श्वसन को सहायक होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या है श्वसन तंत्र और क्या है इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो हमारी सांस लेने और श्वसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन है, वो एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, वो लाइफ का एक प्रोसेस है जो चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उसमें जो ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कभी सांस लेना बंद कर देते हैं। हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया है, हमारा जो रेस्पिरेशन है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो क्या है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर प्रक्रिया है। पौधों में जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है? पौधों में श्वसन होता है रंध्रों के माध्यम से। पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? रंध्रों से। वहीं अगर हम जंतुओं में श्वसन की बात करें तो जंतुओं में श्वसन किससे होता है? तो जंतुओं में श्वसन होगा या तो त्वचा से या तो फिर गलफड़े। ठीक है, और हम जो मनुष्य हैं, फेफड़ों की सहायता से हम क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन है, एक प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है। वो चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, एनिमल्स हो चाहे, ठीक है, उनमें किसी न किसी माध्यम से ये जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। क्लियर? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि क्या होता है श्वसन में। श्वसन में बेसिकली गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चाहे पौधे हो जो रंध्र के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं और चाहे हम जंतु हैं जो फेफड़े के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक विशेष व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान की ये एक विशेष व्यवस्था है। तो क्या होता है इसमें? गैसीय आदान प्रदान। ठीक है, अब कैसे होता है गैसीय का आदान प्रदान, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा श्वसन तंत्र, या फिर हम इसे क्या कहें, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे शरीर में दो जोड़ी क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ये फेफड़ा आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपका, आई नो मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, इसको प्लीज़ माइंड मत कीजिए। अच्छा डायग्राम आपको बुक में दिख रहा है। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए है कि ऐसा है आपका फेफड़ा। ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है जैसे कि हमारे में 2 किडनी होती है, वैसे ही हमारे अंदर 2 फेफड़े होते हैं। ये 2 फेफड़े, इसमें क्या है, ये है आपका बाया फेफड़ा, सॉरी ये है आपका दाया फेफड़ा और ये है आपका बाया फेफड़ा। क्लियर? ठीक है, तो इसमें जो है, जो दाया फेफड़ा होता है आपका, जो दाया फेफड़ा होता है आपका, ठीक है, जो राइट साइड का जो फेफड़ा होता है, राइट साइड का जो लंग होता है, लंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं। क्लियर? तो जो दाया फेफड़ा है वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। साथ ही इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है, श्वास नली देखने को मिलती है। ये जो श्वास नली है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो श्वास नली है ये बहुत सारी, क्या बोलते हैं, बहुत सारी नलियों में बढ़ जाती है। ये श्वास नली को आप बहुत इसका अगर हम माइक्रोस्कोपिक रूप देखेंगे, जो उसमें जूम करके देखेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है, कुछ स्पंजी होता है। तो फेफड़ा कैसा है, स्पंजी। स्पंजी है।
इसमें क्या है, जो दाया फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। जो श्वास नली है, जो श्वसनी है, वो कई नलियों में बटी होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी, ये जो है ये सब क्या है, बहुत सारी नलियों को बता रहा है। ठीक है, अगर ये डायग्राम ये सिर्फ मेरे बताने के लिए है, आप लोग को समझना है, तो आप क्लियरली इसको अपनी बुक में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये श्वास नलियां हैं वो कई शाखाओं में बटी हुई होती हैं। ठीक है, अब कई शाखाओं में ये बटी हुई आपको दिख रही है, तो ये कई शाखाओं में बटी हुई है ये जो श्वास नलियां हैं। ठीक है, तो इनकी जो सतह है, जो बारीक मुड़े हुए बुलबुलों की संरचना के आकार की होती है। ये आपको दिख रहा है कि ये जो बुलबुले की जैसी संरचना दिख रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कुपिकाएं। कुपिकाएं या कुपिका, और इंग्लिश में बोले तो एल्वेओली। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपकी कुपिकाएं। क्लियर। और यदि इन कुपिकाओं को अगर हम फैलाएं, ठीक है, तो ये क्या है, गोल बॉल के रूप में है। अगर इसको आप फैलाएंगे तो कुपिकाओं को फैलाने पर, कुपिका फैलाने पर ये कितना, 100 वर्ग मीटर, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को ढक सकती है। इतना बड़ा जो क्षेत्र है, इतना बड़ा जो एरिया है, वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो कुपिकाएं आपको गोल बुलबुले की संरचना में दिख रही है, अगर हम उसको खोलेंगे तो ये 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक इसको ढक सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो कुपिकाएं हैं वो क्या है, श्वसन में श्वासनली को, ठीक है, श्वसन के लिए एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो रक्त की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो इसमें बहुत सारी केशिकाएं इसको ढकी हुई रहती है, बन के रहती है, तो ये बहुत क्या होता है, अत्यंत महीन क्षेत्र होता है। क्लियर। तो क्या होता है, फेफड़ों में जो हवा है ना, फेफड़े में हवा जाता है, ठीक है, इसी की वजह से जो रक्त है वो शुद्ध होकर, ऑक्सीजन युक्त होकर, वो जो रक्त है वो फेफड़े से कहाँ तक जाता है, वो जाता है हृदय तक। ये तो आप लोगों ने देखा ही था लास्ट क्लास में कि जो शिराएं हैं वो ब्लड को, जो शुद्ध रक्त है उसको लेकर जाती हैं फेफड़े तक। क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर का ये जो फेफड़ा है ये बहुत ही दुर्बल हिस्सा होता है। क्लियर। अगर इसमें ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, अगर इसमें धूल, धुआं, ठीक है, या फिर कुछ भी कण चले गए तो ये जो कुपिकाएं हैं वो फूल जाती हैं। अगर आप समझ रहे हैं, अगर ये फूल जाएंगी, ठीक है, तो आपको श्वसन, सांस लेने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से ही सांस लेना, ठीक है, और भी अस्थमा जैसे बहुत सारे रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपका क्या बोल सकते हैं कि संक्रमण की वजह से फेफड़ों के हमलों के अंदर रोग हो जाता है। ठीक है, तो फेफड़ों, जो हमारा शरीर है उसमें सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या करती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, जो सबसे छोटी भाग होती हैं, उनके अंदर के पर्यावरण को, उनका अंदर का जो उनका इन्वायरमेंट होता है उसको क्या करती हैं, वो उसको मेंटेन करके रखती है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति और सीने और उदर के बीच स्थित एक गुंबद नुमा मांसपेशी डायाफ्राम के संकुचन से, तो ये जो आप देख पा रहे हैं गुंबद नुमा संरचना है ना डायाफ्राम का, ठीक है, तो डायाफ्राम के संकुचन से क्या होता है, डायाफ्राम के संकुचन से, डायाफ्राम का संकुचन, ठीक है, क्या हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है, डायाफ्राम का संकुचन होगा, सिकुड़ेगा, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, और क्या होता है, फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़े फूलते हैं। ठीक है, और वहीं जब डायाफ्राम का शिथिलन होगा,
शिथिलन होने पर क्या होगा? शिथिलन होने पर वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और जो हमारे फेफड़े हैं वो सिकुड़ते हैं। तो फेफड़े का फूलना और सिकुड़ना क्लियर हुआ। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये गुंबदनुमा संरचना जो पसलियों के बीच में है आपके, ठीक है, उदर गुहा और पसलियों के पास आपको दिख रहा है ये डायाफ्राम, ठीक है। तो इस डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है तो फेफड़े फूल जाते हैं क्योंकि उनको स्पेस मिलता है, ठीक है। और जब शिथिलन होता है तो वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाता है और क्या होता है? जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है? श्वास नलियों से होकर जो सांस है, जब फेफड़े सिकुड़ते हैं तो जो सांस है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब सांसें बाहर आ जाती हैं तो या तो हमारे मुंह से या फिर हमारे नाक से, नाक की सहायता से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 से 6 लीटर हवा भर सकता है, ठीक है। और नॉर्मल अगर हम देखें, ठीक है, तो लगभग 1.5 से 2.5 लीटर हवा फेफड़ों में हमेशा रहती है। 1.5 से 2.5 लीटर हवा हमारे फेफड़ों में हमेशा होती है, हमेशा रहती है। क्लियर? तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 4 से 6 लीटर जो हवा है वो भर जाता है, ठीक है। भर सकते हैं हम लोग फेफड़े में नॉर्मली, लेकिन अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं उसमें 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक की हवा ही हमेशा फेफड़ों में आपको भरी देखती हुई मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि अब हम देखते हैं कि जो अगर हमारे 2 जोड़ी फेफड़े हैं, ठीक है, 2 जोड़ी फेफड़े हैं, उनमें से अगर एक फेफड़ा काम करना बंद कर दे तो आप दूसरे फेफड़े की सहायता ले सकते हैं। जैसा कि हमारी किडनी के साथ होता है, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। अगर एक किडनी हमारी काम करना बंद कर दे तो हम क्या करते हैं? दूसरी किडनी की सहायता से अपना जीवन चला सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और, है ना। तो ये जो श्वास नली है और आहार नली है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये नासाद्वार, ये मुख गुहा, ये श्वास नली है और ये क्या है आपकी? आहार नली। तो ये जो श्वास नली, आहार नली है, इनके बीच में क्या संपर्क होता है ना, ये देखना है हम लोगों को। ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस में क्या क्या है। ये नासाद्वार है, ये मुख गुहा, यहाँ से आपकी ये जो हम लोग ने पाचन में पढ़ा था वो वाला पाइप है, और ये क्या है आपकी? श्वास नली है, श्वसन का पाइप है। ये जो श्वास नली है, श्वसनी है, वो कई कुपिकाओं में इस तरह से बट जाती है, क्लियर। ये पसलियाँ हैं, ये आपका फेफड़ा है, ठीक है, और ये क्या है आपका? डायाफ्राम, ठीक है, ये जो घिरा हुआ है, क्लियर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, जो हमारी श्वास नली है, ये श्वास नली और ये जो आहार नली है, वो दोनों क्या होती हैं? खुली हुई रहती हैं। लेकिन जब भी हम भोजन करते हैं तो ये जो श्वसनली या श्वासनी होती है, उसको बंद कर दिया जाता है ताकि जो भोजन है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों कितने आसपास में हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो गलती से कभी कभी होता है ना कि हम खाना मतलब खाते खाते अटक जाते हैं, उस टाइम पे सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हम लोग की आहार नली से भोजन जो है वो श्वास नली में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी जल्दी निकलते समय ये ठीक से बंद नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी निकलोगे खाना को ना, तो वो ठीक से बंद नहीं हो पाता। गलती से खाना जो है श्वास नली में चला भी जाए तो जो मांसपेशियां हैं वो उसको धक्का देके खांसी के थ्रू, है ना, आपको कभी कभी अचानक खांसी आने लगती है, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो आपका अंदर खाना फंसा हुआ है वो उसको निकाल देती हैं। तो उसके लिए उसको आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि वो गले से बाहर निकल जाएंगी, क्लियर।
इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए कि सांस लेने की प्रक्रिया में नाक और मुंह से हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है। जैसा कि आप लोग को पता है क्या होगा, मुंह से हवा अंदर जाएगी और हवा ही बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन बाहर निकलने वाली हवा का तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम हवा मतलब ऑब्वियसली जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हवा ही अंदर जाती है और हवा ही है जो बाहर आती है। तो क्या होता है, आमतौर पर जो हवा बाहर आती है उसका तापमान ज़्यादा होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है ना। कैसे, जैसा कि हम लोग को पता है, ये तो हम लोग को बचपन से पता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाहर क्या आता है, बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इसी को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। आपको लेना है 2 परख नली, ये पहली परख नली अ और ये दूसरी परख नली ब, ठीक है। इस परख नली में आप डालेंगे चूने का पानी। दोनों ही परख नली में हमने क्या डाला है, हमने डाला है चूने का पानी। चूने का पानी, इसको एक रबर कॉर्क की सहायता से आप इसको बंद कर दीजिए। इसमें 2 पाइप लगाना है हम लोगों को, ठीक है। स्ट्रॉ की सहायता से, जो स्ट्रॉ आता है ना, उस स्ट्रॉ से हम इसमें क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। इसमें क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसको वापस खींचेंगे हवा को। तो दोनों ही केस में क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। नॉर्मल आप टेम्परेचर में रखेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि एयर में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद है, लेकिन उससे वो इतनी जल्दी चूने का पानी दूधिया नहीं होता। वहीं आप उसमें एयर डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारी सांस का जो एयर है उसको डाल रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि वो चूने का पानी जल्दी से फटाक से दूधिया हो जाता है। ऐसा होने का रीज़न यही है कि हमारी सांसों में, हमारे सांसों के थ्रू जो हवा निकलती है उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो इन्वायरमेंट में, जो वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, खाद्य पदार्थ मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज एवं गैसें रक्त द्वारा पहुंचती है। इन सब से क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। क्या क्या, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, वसा और क्या, प्रोटीन। ये क्या है, ये सब रक्त के द्वारा जो विभिन्न हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचती है और क्या होता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब इन सब से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज की बात करें तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में, दोनों में ही हो सकता है। ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही ग्लूकोज का अपघटन होगा और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी रूप में तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती होगी ना, ठीक है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मिला, उसका अपघटन किया जाता है, उसको बाइसेक्ट किया जाता है, अपघटित किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अपघटन करने के बाद ही उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दोनों में ही पॉसिबल है। क्लियर। तो दोनों में ही पॉसिबल है ना, लेकिन दोनों में ही हमें क्या मिलेगा, अलग अलग हमें जो वो है वो मिलेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट है, उत्पाद है, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अधिकांश कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है,
ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी में ऊर्जा, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा गृह है, ठीक है। तो जो अधिकांश जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमें मिलती है। कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा चलते हैं या व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होगा। ऐसे केसेस में जो लैक्टिक एसिड है, जो लैक्टिक अम्ल है, वो हमारे शरीर में जम जाता है। उसी के जमने की वजह से कभी कभी आप एक्सरसाइज एक दिन कीजिए, दूसरे दिन मत कीजिए, आपको देखना कि आपको शरीर में दर्द होगा, ठीक है। वो क्यों होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। क्लियर। और वही हम बात करें कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जब वो लैक्टिक एसिड वाला केस है तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा है वो मुख्यतः ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, कौन से पदार्थ के रूप में, एटीपी। इसी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एक पदार्थ है, इसके रूप में ही जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संग्रहण होता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। क्लियर। इसे एटीपी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका अपघटन कैसे होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का अपघटन होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या होता है 6,6H12O6, मतलब कि कार्बन कितना है इसमें, 6 कार्बन है, तो ये कितना है, ये 6 कार्बन वाला यौगिक है। जब इसका अपघटन होता है तो ये पाइरूवेट में बदल जाता है। पाइरूवेट क्या है, ये एक 3 कार्बन वाला यौगिक है, ठीक है। अब ये 3 कार्बन वाला यौगिक जो है, इसका क्या होता है, अगर आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका अपघटन हुआ, O2 उपस्थित है, तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा ये आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि पाइरूवेट का जो अपघटन है कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति में होगा, तो क्या होगा, जंतुओं के पेशी ऊतक में किस रूप में होगा, ये लैक्टिक अम्ल में जम जाएगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, ये किस में होगा, जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं के पेशी ऊतक में। और यही प्रक्रिया जब आप देखेंगे कि यीस्ट और पौधे की कोशिकाओं में, तो ये किस में होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है, जंतुओं में, और ये यीस्ट और पौधों में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में पहुंचाने के बाद वो हम इसे ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते ना, उसका अपघटन होना ज़रूरी है। अपघटन होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है, ऊर्जा मिलती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है, ठीक है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहते हैं, है ना। तो इसी एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्लियर। तो ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो वो 6 कार्बन से 3 कार्बन में बदल जाता है। अगर इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तब ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा ये क्या होंगे, हमें मिलेंगे। वहीं अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी हम लोग के बॉडी में, जैसा कि मैंने बताया एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसी की वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो जमता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह अगर यीस्ट और पौधों में देखेंगे तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जो है वो होता है। क्लियर। तो अब आप देखें
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि किण्वन क्या है। देखते हैं कि किण्वन क्या है। किण्वन क्या है, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, यही एक किण्वन की प्रक्रिया है। समझते हैं कि क्या है। तो जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है, होने वाली प्रक्रिया ही क्या है, किण्वन है। ठीक है, तो किण्वन क्या है, हम क्या देख रहे हैं, किण्वन। तो किण्वन क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया। कोई भी आपसे पूछे कि किण्वन क्या है, तो किण्वन क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है किण्वन। क्लियर। इसके बाद किण्वन में अगर आपको जानना है तो आप क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज इसमें अपघटित होकर क्या क्या देता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर क्या देगा, अपघटित होगा ग्लूकोज, और क्या देगा, विभिन्न औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ किण्वन की प्रक्रियाओं को यूज किया जाता है। ठीक है, अपघटित होकर क्या देगा, या तो ये देगा इथेनॉल, ठीक है, और क्या देगा, लैक्टिक एसिड, और क्या देता है ये, और हमें देता है साइट्रिक एसिड, और जो मिलने वाला जो एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं, वो भी किण्वन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ एक पदार्थ है। इस तरह से आपने देखा किण्वन क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होने वाली क्रियाएं होती हैं वही क्या होती हैं, वही किण्वन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, तो अपघटन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। हवा के आदान प्रदान से लेकर खाद्य पदार्थ, मुख्यतः ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होने की तमाम प्रक्रियाएं श्वसन हैं। ठीक है, तो हवा का आदान प्रदान हो, चाहे ग्लूकोज के अपघटन से जो हमें ऊर्जा मिली है, आप श्वसन का मतलब सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना, क्लियर, उसके अलावा ग्लूकोज का अपघटन हुआ, उससे आपको ऊर्जा मिली, ये भी क्या है, ये भी एक श्वसन की प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। श्वसन का मतलब सिर्फ हवा का आदान प्रदान और यही नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा जो और भी प्रक्रियाएं हैं जिसमें ग्लूकोज का अपघटन, उससे ऊर्जा निकलना ये शामिल है, वो क्या होगा, ये क्या होता है, श्वसन है। ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका निष्कासन जरूरी है। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसका निष्कासन जरूरी है, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक ऐसा पदार्थ है जिसका निष्कासन जरूरी है। क्लियर। श्वसन की प्रक्रिया से बनने वाले ऐसे पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है, तो आपको पता है कि हवा के माध्यम से हम नाक से अपना क्या है, गैसों का त्याग कर देते हैं, तो ये क्या है, निष्कासित हो जाएगा। ठीक है, सांस के जरिए अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। पसीने से आप देखेंगे तो लवण जो नमक है ना, वो सब, और यही अगर आप यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से देखेंगे तो यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये सब जो है निष्कासित हो जाते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा श्वसन तंत्र। ठीक है, आपको आई होप ये पूरी क्लास क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो फिर से इस वीडियो को देखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।